सबसे बड़ी बात है कि उस गाने में सेंसर बोर्ड ने ए सर्टिफिकेट दिया था चौदहवीं का चांद फिल्म को। कारण केवल उन्होंने ये कहा कि इसमें गाने में वहीदा रहमान की ब्लैक एंड वाइट फिल्म थी कि आंखें बहुत ही लाल और नशीली लग रही है। सबसे मेरी एक गुजारिश है, मेरा यही नया चैनल है, कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा पिछला वाला चैनल तो चला गया है, वो कहीं नहीं है यूट्यूब पर। तो इसी क्योंकि गुरु इनका सबका केजरीवाल है जो निपटाने का स्पेशलिस्ट है। वो तो बड़े बड़ों को निपटाता आ रहा है सर पिछले 10 साल में, याद कीजिए। जो कही तो है, बेटा जब बाहर निकलता तो मुकुट पहन के निकलता है और कहता है उनका इंतकाल हो गया और वो हमारे इंतजार में बैठे थे और उन्होंने हमको राजा घोषित कर दिया। अंदर क्या हुआ किसी को नहीं मालूम, लेकिन वो अपने बेटे को खोजने के लिए भेज देता है और अपने बेटे को पकड़वा के पंजाब से और चौराहे पर उसकी आंख फोड़ के टंगवाता है। क्या मनीष सिसोदिया से छोटे आरोपी हैं अरविंद केजरीवाल? नहीं तो सुपर नहीं, नहीं। हाँ। तो मनीष सारे सिमिलर मैटर हो जाएंगे, यानी कि पैरिटी नहीं लगाई जा सकती इसकी। मतलब बाकी के आरोपी नहीं आ सकते कि देखिए संजय सिंह को मिल गई तो हमको भी दे दिया जाए, लाइन ना लग जाए। हाँ, वो ग्राउंड नहीं, क्योंकि ये केवल कॉन्स्पिरेटर है। और कानून का दूसरा सिद्धांत ये है कि जितनी सजा बोली जा सकती है केस में, उसकी 50% सजा अगर काट ली है तो वो बेल का हकदार हो जाता है और तब वो पकड़ में आती है। तो चारा बना के डाला, हाँ, चारा बनाकर डाला जाता है, वो तब वो आती है। अरविंद केजरीवाल तो दुनिया का हर व्यक्ति गंगा जी के बीच में खड़ा होकर कहे आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल इन्वॉल्व नहीं, तो भी कोई स्वीकार नहीं कर सकता। जैसे सामने वाला खेमा कमजोर हुआ, ईडी ने और सर्च करनी शुरू करी और फाइनली जो उसका मास्टरमाइंड है पर्दे के पीछे, उस मास्टरमाइंड को दबोच लिया। अब वो एक मास्टरमाइंड है, लेकिन उस मास्टरमाइंड चूंकि पढ़ा लिखा अपने आप को कहता है, होशियार कहता है, और हम लोग सब लोग जानते हैं कि होशियार कौआ क्या खाता है, तो वो होशियार व्यक्ति है। वो देर में पकड़ा जाएगा, लेकिन जिस दिन पकड़ा जाएगा उस दिन ठीक से पकड़ा जाएगा। 3, 2, 1। जमानत मिल गई और केजरीवाल अंदर, संजय सिंह बाहर। कैसे देखा इस पूरे घटनाक्रम को? नहीं, इसमें घटनाक्रम का देखना क्या है, ये तो जग जाहिर बात है कि बड़ी मछली को तलाश करने के लिए छोटी छोटी मछलियों का चारा बनाया जाता है। ईडी ने वैसा बना। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल फिल्मोग्राफी एंड सोशल टिप्स के सोशल टिप्स वाले सेक्शन में। संजय सिंह की जो बेल का विरोध नहीं किया ईडी ने कोर्ट में कल, उसके बारे में राज क्या बन सकते हैं, क्या संभावनाएं हो सकते हैं, सनसनीखेज खुलासा कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं DK दुबे जी। थोड़े घमंडी टाइप में, लेकिन नॉलेज इनकी अच्छी है, अच्छे विद्वान हैं, चैनल चलाते हैं, अच्छा चैनल है इनका, अच्छा प्रकरण करते हैं, थोड़े बोर होते हैं मगर कभी कभी अच्छी बातें भी करते हैं। और इनके साथ जो है मेरी फेवरेट हैं अंजू पंकज जी, दुर्भाग्य से जिनका चैनल क्या नाम है बैन कर दिया है यूट्यूब की दुनिया ने, अंजू पंकज के नाम से था। अब ये दूसरे नंबर पर मैंने लिस्ट में नाम डाला है, वो चेंज नहीं हो सकता, चाहे इनका चैनल रहे चाहे ना रहे। अब ये दूसरों के चैनल पे जा के मोबाइल से वीडियो डालकर अपना चैनल बनाने की कोशिश करिए, चैनल सर्च नहीं हो पा रहा क्योंकि सब्सक्राइबर अभी एकदम से दोबारा जनरेट करने मुश्किल है। एक पुराना प्रकरण याद आ रहा है, 14वीं का चांद गुरुदत्त ने फिल्म बनाई थी, निर्माता निर्देशक थे, कलाकार थे, रहमान थे उनके साथ और नायिका थी वहीदा रहमान। एक गाना था उसमें, 14वीं का चांद हो कि आफ्ताब हो, वो मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया था और गाने में संगीत और बोल बहुत ज़बरदस्त लिखे थे। सबसे बड़ी बात है कि उस गाने में सेंसर बोर्ड ने ए सर्टिफिकेट दिया था 14वीं का चांद फिल्म को। कारण केवल उन्होंने ये कहा कि इसमें गाने में वहीदा रहमान की ब्लैक एंड वाइट फिल्म थी कि आंखें बहुत ही लाल और नशीली लग रही है। शायद वो गाना ही रंगीन था और कोई उसमें पूरी फिल्म में गाना कोई रंगीन नहीं था, पूरी फिल्म ब्लैक एंड वाइट थी मगर वो गाना रंगीन था। केवल एक गाना रंगीन करने के चक्कर में गुरुदत्त ने उस फिल्म को ए सर्टिफिकेट दिया। वैसे सुपरहिट फिल्म थी और ज़्यादा सुपरहिट होती, क्योंकि उस वक्त ए सर्टिफिकेट फिल्में फैमिली में देखी जानी अच्छी नहीं मानी जाती थी परिवार में, मगर वो फिल्म सुपर हिट रही 14वीं का चांद। सह कलाकार थे रहमान और ट्रायंगल पे बनी थी, ट्रायंगल लव स्टोरी थी और बहुत ही सब्जेक्ट अलग हटके था, मुसलमान की पृष्ठभूमि पर थी, मोहम्मदन कल्चर पर आधारित फिल्म थी, अच्छी फिल्म थी।
और वहीदा रहमान उसमें गजब की खूबसूरत लगी है। सेंसर बोर्ड ने बाकायदा लिखा कि इसमें इनकी आँखें बहुत मादक लग रही हैं, बहुत ख़तरनाक लग रही हैं और बहुत ही ज़्यादा उत्तेजक लग रही हैं। ये लिखा उन्होंने। चौदहवीं का चांद को ए सर्टिफिकेट दिया है इस गाने में केवल उनकी आंखों की वजह से। उनके हाव भाव भी उत्तेजित लग रहे हैं। बेडरूम का गाना है, अच्छा वाकई उत्तेजक और मादक लग रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर इतनी उत्तेजक मादक भी नहीं थी, ऐसे भी कोई सीन नहीं था कि उसको ए सर्टिफिकेट दिया जाए केवल वयस्कों की वजह से। सेंसर बोर्ड का ऐसा एक दुस्साहसी कदम उठाना एक आम बात थी जब से सन 47 से सेंसर बोर्ड की स्थापना हुई है। वही यूट्यूब ने किया है। अंशु पंकज की अदाएं और इनका स्टाइल, गर्दन हिलाना, आंखें गोल करना और गर्दन को दाएं बाएं ऊपर नीचे हिलाना और हैरानी व्यक्त करना और मोटे मोटे नैनों से मादकता बरसाना, यूट्यूब वालों ने पता नहीं क्या इसको समझ के बैन कर दिया। मुझे बड़ा अफसोस है दोस्तों। मेरी फेवरेट है अंशु पंकज और मैं दुआ करता हूँ कि इनका चैनल रिवाइव हो जाए, जो कि बहुत मुश्किल काम है, फिर भी दुआएं कर सकते हैं दोस्तों। मैं तो यूट्यूब की दुनिया की माधुरी दीक्षित कहता हूँ। आप गौर से देखोगे तो आपको माधुरी दीक्षित की झलक भी नज़र आएगी, जो कि खुद एक मधुबाला पुरानी कलाकार, जो जिसे वीनस ऑफ गॉड कहा जाता था, वीनस ऑफ बॉलीवुड मधुबाला, उनका दर्जा दिया था। वो मधुबाला की कॉपी करती थी, उन्हीं की तरह दांत वगैरह निकालती थी, उन्हीं की तरह मेकअप वगैरह करती थी। तो अंशु पंकज भी शायद उन्हीं को फॉलो करती हैं और इनकी अदाएँ अगर एक बार आप देख लेंगे तो लंबी लंबी वीडियो भी आपको छोटी लगने लगेगी और आपको लगेगा कि दूसरा आदमी फ्रेम में कर क्या रहा है, इन्हीं का फ्रेम को ब्रॉड कर दिया जाए। बाकी दोस्तों वीडियो देख लेते हैं, थोड़ी लंबी जरूर है। जमानत मिल गई और केजरीवाल अंदर, संजय सिंह बाहर। कैसे देखा इस पूरे घटनाक्रम को? नहीं, इसमें घटनाक्रम का देखना क्या है, ये तो जग जाहिर बात है कि बड़ी मछली को तलाश करने के लिए छोटी छोटी मछलियों का चारा बनाया जाता है। ईडी ने वैसा बनाया और वैसा बनाकर, और इन्वेस्टिगेशन का ये तरीका भी होता है। इन्वेस्टिगेशन का तरीका होता है जब तक कंप्लीट स्टोरी ना मिल जाए तब तक वो बड़े नामों पर हाथ नहीं रखते, जब तक उनको पूरा एविडेंस ना मिल जाए। और ये तो पक्की बात है कि इस पूरे प्रकरण को छोड़ दीजिए, अन्ना हजारे के आने से लेकर अभी तक का मास्टरमाइंड एक ही आदमी है। अब एक के दो मान लो, पति पत्नी दोनों को मान लो, तो मिलकर एक ही काउंट करते हैं, इसलिए फाइनली तो एक ही है। अब वो एक मास्टरमाइंड है, लेकिन उस मास्टरमाइंड चूंकि पढ़ा लिखा अपने आप को कहता है, होशियार कहता है, और हम लोग सब लोग जानते हैं कि होशियार कौआ क्या खाता है, तो वो होशियार व्यक्ति है। वो देर में पकड़ा जाएगा, लेकिन जिस दिन पकड़ा जाएगा उस दिन ठीक से पकड़ा जाएगा। होशियार व्यक्ति अब धर लिया गया है। साइनिंग अथॉरिटी था नहीं, मतलब साइनिंग अथॉरिटी तो था, साइन करता नहीं था, डिपार्टमेंट अपने पास रखता नहीं था, मंत्रालय अपने पास रखता नहीं था। लेकिन एक चीज से जो उस व्यक्ति को डर था वो था पार्टी कैसे छोड़ दें, पार्टी छोड़ दें तो कोई दूसरा कब्जा कर ले तो समस्या ना हो जाए, तो पार्टी अपने हाथ में रखी। तो पूरी घटनाक्रम में अगर सेंट्रल पॉइंट और मास्टरमाइंड है अन्ना हजारे को लाने से लेकर और ये करप्शन के मामले तक, तो वो एक ही व्यक्ति है। अब उसके चारों ओर जाल इसलिए लंबा बिछाना पड़ा क्योंकि साइनिंग अथॉरिटी साइन नहीं करता था वो किसी बात पर, किसी को मानता ही नहीं था। जब वो साइन नहीं करता था, कुछ मानता नहीं था, तो कैसे करें? इस परिस्थिति में क्या होता है, हम एविडेंस का एक नियम होता है जिसको हम कहते हैं सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस। तो एक स्टोरी बनती है। जब आपके पास कोई आई विटनेस ना हो, जब आपके पास एविडेंस ना हो, एविडेंस से मतलब है कि पैसा नहीं मिला और छापे में नहीं मिला, तो फिर कानून का एक सिद्धांत है जो कहता है सर्कमस्टांशियल एविडेंस के आधार पर भी डिसीजन हो सकता है। अब सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस के लिए एक स्टोरी बनानी पड़ती है, वो स्टोरी में सभी खांचे फिट करने पड़ते हैं और वो बहुत खतरनाक होता है कोर्ट के माध्यम, कोर्ट के नजरिए से, क्योंकि उसमें एक कड़ी भी मिस हो गई तो वो पूरी की पूरी स्टोरी भंग हो जाती है और केस छूट जाता है। सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस में एक पूरी स्टोरी बनी, कोई एविडेंस अपने पास नहीं है, कोई आई विटनेस अपने पास नहीं है और अपने पास मुर्दा भी नहीं है, मतलब मटेरियल भी नहीं है, लेकिन हुआ है
घटना हुई है तो उस घटना के लिए सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस लगाए जाते हैं। उन सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस की एक कड़ी स्टोरी बनती है, वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अपोजिशन को सिर्फ एक काम करना होता है कि उसको ब्रेक करना होता है। अगर उस पूरी स्टोरी में से कोई एक कड़ी ब्रेक कर दी तो केस छूट जाता है, डाउट का बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाता है, ये उसका नियम है। तो यहाँ पर जब पूरी हिस्ट्री बनाई जा रही थी तो भाई संजय सिंह थे तो थे ही। वो अलग बात है कि वो मैसेंजर का रोल प्ले कर रहे थे, ना तो वो साइनिंग अथॉरिटी थे, ना उनके अकाउंट में पैसे जा रहे थे, ना वो कुछ कर रहे थे। वो तो राज्यसभा की मेंबरशिप के लिए मीडिएशन का काम कर रहे थे। अब जो मीडिएशन का काम कर रहा था, चाहे वो संजय नायर हो या फिर विजय नायर हो और या फिर वो दूसरा वाला महेंद्रू हो, जो कर रहा था, अब इनमें या तो अप्रूवर हो जाए और स्टोरी ब्रेक कर दे, स्टोरी को खोल दे, ओपन कर दे, एक्सप्लेन कर दे कि भाई हाँ ये स्टोरी है, ये स्टोरी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, और या फिर उसके माध्यम से अगली सीढ़ी पर पहुंच जाएं। तो संजय सिंह एक माध्यम थे। संजय सिंह माध्यम होने की वजह खेमा कमजोर हुआ, ईडी ने और सर्च करनी शुरू करी और फाइनली जो उसका मास्टरमाइंड है पर्दे के पीछे, उस मास्टरमाइंड को दबोच लिया। दो मास्टरमाइंड इस लिक्वर पॉलिसी के हैं। अरविंद केजरीवाल तो दुनिया का हर व्यक्ति गंगा जी के बीच में खड़ा होकर कहे आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल इन्वॉल्व नहीं है तो भी कोई स्वीकार नहीं कर सकता। मतलब वो गंगा बीच में खड़े होकर गंगा जल हाथ में लें और कहें कि अरविंद केजरीवाल इसमें नहीं, तो भाई अरविंद केजरीवाल इसमें नहीं तो मुख्यमंत्री क्यों थे? अरविंद केजरीवाल इसमें नहीं थे तो फिर सरकार क्यों चला रहे थे? सरकार कौन था? मुखिया कौन था? और अगर बाकी इन्वॉल्व थे तो मुखिया ने उनके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं किया? मुखिया ने ही आगे इनिशिएट करके उनको पकड़वाया क्यों नहीं? भाई एक 2 लाख की घोटाले में 2 लाख रुपए रिकवरी में पंजाब में आपने एक मिनिस्टर निपटा दिया था, शुरुआत में निपटा दिया था, शुरुआत में शपथ लेने की कुछ दिन बाद ही। हाँ कि 2 लाख रुपए। तो भैया यहाँ पर अगर मनीष सिसोदिया खेल रहे थे, संजय सिंह खेल रहे थे, आतिशी खेल रही थी, भारद्वाज खेल रहे थे, तो ये तो आपकी जिम्मेवारी बनती है। जैसे आपको पता लगता है आप उनको निपटा देते। चलो आपको पहले नहीं पता लगा, एफआईआर हो गई तब निपटा देते, मुकदमे शुरू हो गए तब निपटा देते और कहते मैं इनको पार्टी से बाहर निकाल कर खड़ा करता हूं, मैं जान नहीं पाया कि ये लोग ऐसे हैं। लेकिन आप लगातार उनका सहयोग करते रहे, आप उनका सहयोग लेते रहे। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि आप गंगा जी के बीच में जाकर खड़े हों और ये कहें कि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूं तो कोई विश्वास नहीं कर सकता, कोई भी विश्वास नहीं कर सकता। इसलिए ये तो पक्की है कि मास्टरमाइंड वो है। लेकिन हम जो लोग भी पीसी कल्चर जानते हैं, पीसी कल्चर मतलब मत्स्य न्याय, वो जानते हैं कि छोटी मछली को भोजन बनाकर डाला जाता है, बड़ी मछली उसकी तरफ भागती है और तब वो पकड़ में आती है। तो चारा बना के डाला, हाँ चारा बनाकर डाला जाता है, वो तब वो आती है। यहाँ पर संजय सिंह तो बीच की कड़ी थे, लेकिन मेन आदमी इसमें या तो मनीष सिसोदिया थे क्योंकि लिक्वर पॉलिसी उनके पास थी, लिक्वर इनके पास था, डिपार्टमेंट आबकारी उनके पास था, और या फिर अरविंद केजरीवाल थे। ये 2 मेन हैं। अब इसमें जो सहयोगी की भूमिका में होगा उसको किसी को 6 महीने, किसी को 1 साल कॉन्स्पिरेसी। अब अगर इस कॉन्स्पिरेसी में संजय सिंह शामिल हैं, सिर्फ कॉन्स्पिरेसी में संजय सिंह का कोई रोल नहीं है, मनी ट्रेल उनको मिली नहीं है, वो केवल कॉन्स्पिरेटर हैं, तो आईपीसी में भी केवल कॉन्स्पिरेसी की सजा 6 महीने है। और अगर कॉन्स्पिरेसी की सजा 6 महीने है तो फिर भैया उस आदमी को छोड़ना पड़ेगा। अगर संजय सिंह का ट्रायल भी हो जाता और संजय सिंह के पास कुछ मिलता नहीं, सिर्फ ये होता कि कॉन्स्पिरेसी के हिस्से थे इसमें, बाकी इनका कोई रोल नहीं है, तो 6 महीने ट्रायल चलने के बाद इनको सजा। और कानून का दूसरा सिद्धांत यह है कि जितनी सजा बोली जा सकती है केस में, उसकी 50% सजा अगर काट ली है तो वो बेल का हकदार। तो इसीलिए 6 महीने का जिक्र किया सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस खन्ना ने। हाँ कि भाई इनके पास आपको कुछ मिला नहीं, पहली बात यह है कि इनके पास कुछ मिला नहीं, ये मुख्य भूमिका में नहीं है। ये अगर इनकी कोई भूमिका है तो वो मीडिएटर की है, अगर कोई भूमिका है तो कॉन्स्पिरेटर की है। कॉन्स्पिरेटर की भूमिका के नाते जितनी सजा हो सकती थी उतनी काट चुके हैं। या तो आपके पास कुछ एविडेंस हो, और या आप ये कहो कि हमें इन्वेस्टिगेशन में इनकी आवश्यकता है, और क्यों आवश्यकता है, नहीं है तो इनको छोड़ दो। लेकिन यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि कोर्ट ने अपनी मर्जी से इसको छोड़ा जरूर है, लेकिन ईडी की कंसेंट लेकर। हाँ जी, क्योंकि इंटरवल से पहले और इंटरवल के बाद स्टोरी अलग अलग चली है।
मतलब जो ब्रेक होता है दोपहर का लंच। ब्रेक, उस ब्रेक से पहले ईडी लगातार विरोध कर रही है और कोर्ट उस बात पर सहमति लग रही है, लेकिन फाइनली कोर्ट ये कहती है कि आपके पास किस लिए इसको चाहिए वो हमें बताओ। एक जज ये कहता है कि हमें बताओ नहीं तो हम बेल कर देंगे। तो वो कहते हैं साहब ठीक है, लंच के बाद बताते हैं इंस्ट्रक्शन लेके। लंच के बाद जब वो आते हैं तो बेल के लिए कंसर्न नहीं देते, कहते हैं कि साहब ऐसी बात है तो इनको कुछ कंसेशन दिया जा सकता है। जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करी है वो ये कहा है कि इनको कुछ कंसेशन दिया जा सकता है। तो कंसेशन के रूप में जब उन्होंने कहा कंसेशन दिया जा सकता है तो उन्होंने कहा वी आर ग्रांटिंग द बेल, लेकिन साथ में ये भी कमेंट किया कि बेल ग्रांट करने का मतलब ये नहीं कि एग्जम्प्ट हो गए, और ये भी नहीं कि पैरिटी लग जाएगी। पैरिटी जैसे वो सोमनाथ भारती का बयान आया कि पैरिटी लगा लेंगे, एक की हो गई है बाकी धीरे धीरे उसी आधार पर हो जाएगी। सोमनाथ भारती ना तो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं ना सुप्रीम कोर्ट में, सोमनाथ भारती लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, उनको मालूम ही नहीं कि पैरिटी किस बात पर लगाई जाती है। तो कोर्ट ने इस मामले में कहा कि भाई देखो ये हम इनको बेल तो ग्रांट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं सारे सिमिलरिटी नहीं लगाई जा सकती इसकी। मतलब बाकी के आरोपी नहीं आ सकते कि देखिए संजय सिंह को मिल गई तो हमको भी दे दिया जाए, लाइन ना लग जाए। हाँ, वो ग्राउंड नहीं, क्योंकि ये केवल कॉन्स्पिरेटर है, वो मुख्य आरोपी हैं। तो मुख्य आरोपी जिसने पूरे घोटाले किए हैं उनको कैसे छोड़ दोगे? और मनीष सिसोदिया, अब संजय सिंह को बेल मिल गई, छोटी सी बहस में मिल गई, मैं कहूं 1 दिन की बहस में मिल गई, 2 घंटे की बहस में मिल गई। मनीष सिसोदिया की तो 1 हफ्ते पर चली थी। बिल्कुल, मनीष सिसोदिया का तो 1 हफ्ते पर केस चला था। 1 हफ्ते केस चलने के बाद ये हुआ कि नहीं 338 करोड़ की मनी ट्रेल पाई गई है और इसको डिस्क्लोज करना आवश्यक है, इसलिए नहीं दी जा सकती। तो आप सोचो मनीष सिसोदिया की 1 हफ्ते तक सुनवाई के बाद क्या मनीष सिसोदिया से छोटे आरोपी हैं अरविंद केजरीवाल? नहीं, तो सुपर बॉस नहीं। हाँ, तो मैजॉरिटी लगाई जा सकती है, संजय सिंह से नहीं। लेकिन यहां जो सोचने की बात यह है कि संजय सिंह के निकलने के बाद क्या होगा। संजय सिंह वही मुझे वही सही आ रहे हैं आप, क्योंकि देखो वो बाहर आ गए सर, तो इसका इम्पैक्ट पूरे मामले पर क्या पड़ेगा? क्योंकि जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी ने की, वो तो ये बल्ले बल्ले हो रही कि देखिए सबूत नहीं थे इसलिए छूट गए, अब 6 महीने का हिसाब दे ईडी, बीजेपी 6 महीने का हिसाब दे, ये सारी बातें होनी शुरू हो गई हैं। नहीं, आप तो ये कह रहे हो कि छोड़ दे भैया, वो तो ये कह रहे हैं कि सत्य की जीत हुई। हाँ, मतलब बेल में ही होगी, नहीं हुआ। हाँ, तभी तो वो तो हिसाब मांग रही कि 6 महीने आपने बिना वजह उसको जेल में डाले रखा। तो अभी उसकी बेल केवल बेल हुई है, अभी ट्रायल नहीं हुआ पूरा। उस बेल में ही वो कह रहे हैं कि साहब जीत हो गई। खैर चलो जीत हो गई, लेकिन कहीं ईडी भी बड़ा गेम प्लान तो नहीं कर गई? अच्छा, इन्वेस्टिगेशन का एक और नियम होता है। इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है इन किन प्रकार ने डॉक्यूमेंट और एविडेंस का कलेक्शन करना। द मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट इज इररिलेवेंट। आप कैसे लाए ये इररिलेवेंट है, आप लाए ये रेलिवेंट है। अब उसके लिए आप सोचिए कि जिस समय वो डिफेंस सीक्रेट का केस चला था ना, रफेल वाला, और वो डॉक्यूमेंट कोर्ट में चले गए थे, तो ये हो रहा था कि भाई ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, कैसे हो सकते हैं। तो कोर्ट ने भी उस समय पहले तो ये कहा था कि सीक्रेट छोड़ दो, ये डॉक्यूमेंट पर जवाब दो पहले, बाद में देखेंगे सीक्रेट है कि नहीं है। तो अब यहां पर जो मेन मामला है वो ये है कि बहुत बार एजेंसी व्यक्ति को पकड़ने के बाद छोड़ देती है, क्योंकि उसको मालूम है छोड़ने के बाद ये अपने आका के पास जाएगा, छोड़ने के बाद ये सबसे पहले तुरंत हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जैसे वो किसी को उठा लाए, उठाने के बाद उसको छोड़ दिया, पूछताछ करी, छोड़ दिया। वो व्यक्ति बाहर निकल कर सबसे पहले फोन करेगा, भाई बच गए यार, तुम्हारे चक्कर में फंस गए थे। वो सब अपने उन लोगों को जो उसमें इन्वॉल्व है उनको फोन कर करके बताता है, और वो फोन सर्विलांस पे लगा होता है, तो उनको पूरी हिस्ट्री मिल जाती। तो ईडी ने यहां सहमति दी, मतलब अपोज नहीं किया, कंसेशन देने की खुद बात करी। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ईडी आगे का रास्ता खोल रही हो कि ये बाहर निकलेंगे तो कोई गलती तो करेंगे, क्योंकि ये भी बड़े खिलाड़ी हैं इस खेल के। ऐसा तो नहीं कि छोटे मोहरे आतिशी या सौरभ भारद्वाज की तरह हैं, ये तो बड़े मोहरे हैं, और बड़े मोहरे होने के नाते जब बाहर जाएंगे और एक्सक्लूसिव यही होंगे। वो जो टीम थी ना बड़े वालों की, वो तो अंदर है, वो सब अंदर है, उसमें से एक ही आदमी बाहर आया। तो अब तो सुपर बॉस यही है भाई। तो कुछ को हटकाएगा, कुछ को धमकाएगा, कुछ को प्रेशर में लेगा, कुछ सीधा रास्ता करने की कोशिश करेगा, कुछ बिगाड़ने बिगुड़ने का काम करेगा, कुछ मिटाने का काम करेगा। तो
जब ये सब कुछ शुरू होगा किसी भी स्तर पर, तो ईडी तो चश्मा लगाकर बैठी होगी ना, कान में मशीन और चश्मा लगाकर, कि इनकी गतिविधि क्या है। तो वो भी एक तरीका हो सकता है कि ये कारण हो, इसलिए ईडी ने ऐसा कर दिया। दूसरा, ईडी ने जब इनको कंसेशन की बात कही, तो इनके छूटने के बाद जो इस समय गेम चल रहा है अंदर सक्सेशन का, आफ्टर अरविंद केजरीवाल, उस गेम में ये कैटलिस्ट का काम करेंगे। ये तो मुझे लग रहा है एक अलग राह पे निकलेगा कि ये तो सुपर बॉस हो गए अरविंद केजरीवाल के बाद, तो यही हुए। ये तो इतने मतलब आतिशी, हमें कह रहा था आतिशी बड़ी वाली, ये तो उनके भी पितामह हैं। अरविंद केजरीवाल को अगर इस समय कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिल्कुल साइड लगा सकता है, तो वो संजय सिंह में कैलिबर है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जब पढ़ रहे होंगे तब संजय सिंह टिकट बेच रहे थे। जब अरविंद केजरीवाल स्कूल में पढ़ रहे थे ना, तब ये खिलाड़ी थे उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल, और इनके खिलाफ चोरी वोरी के मुकदमे और ये सब हो रहे थे। तो आप सोचो कि एक व्यक्ति कितना पुराना खिलाड़ी है, बस वो खेल का तरीका बदल गया, राजनीतिक फील्ड में खेलने लगा के, लेकिन है वही खिलाड़ी शातिरता का। तो अब इसको छोड़ने का मतलब ये हो गया कि जो आतिशी और भारद्वाज बनाम उनके बीच में चल रहा था, सुनीता केजरीवाल ने स्टेटमेंट दिया, और जिसकी वजह से सुनीता के वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने राघव चड्ढा और वो पाठक दोनों का नाम ले लिया। हाँ, आप देखो आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कमाल हुआ। नहीं, मैं आपको क्या बता रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल ने एक चाल चली तो उन्होंने 2 कदम आगे चल दी कि मैं अगर पकड़ गई, और आप देखिए ऐसा लग रहा है कि सौरभ भारद्वाज और आतिशी के बीच में डील हो गई। हाँ, सौरभ भारद्वाज ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो आतिशी को सुपर लीडर बता दिया कि वो कोई सामान्य लीडर नहीं, आज की तारीख में वो सबसे बड़ी लीडर है हमारी। अब आज की तारीख में वो सबसे बड़ी लीडर हैं, तो अरविंद केजरीवाल कैसे रह गए? सुनीता केजरीवाल कहां चली गई? आज की तारीख में सबसे बड़े लीडर कहने का मतलब ही ये था कि हमारा बंटवारा हो गया है, पार्टी हम देखेंगे, सरकार वो देखेंगी। फर्स्ट लाइनअप और सेकंड लाइनअप तैयार हो गई, और जो नीचे वाले हैं वो सब हमारे साथ आएंगे, ये भी उन्होंने कह दिया कि अभी तीसरी लाइनअप, चौथी लाइनअप, पांचवी तैयार है मेरे लिए काम करने के लिए। अब ऐसी परिस्थिति में जब राघव चड्ढा का नाम ले लिया गया हो, जब वो दुर्गेश पाठक का नाम ले लिया गया हो, तो ये बात कंफर्म हो रही कि बहुत बड़ा कोई अंदर द्वंद्व चल रहा है। अच्छा, आप मुझे बताइए कि मैडम केजरीवाल जब आई तो वो आतिशी वाली चिट्ठी को 2 लाइन में पढ़ने में उन्हें कोई समस्या थी क्या? बिल्कुल नहीं। और मजे की बात देखिए, जब वो वाली रैली हुई ना वहां रामलीला मैदान में, वो भी मैडम केजरीवाल ये कह सकती थी कि आतिशी को चिट्ठी लिखी और उनको चिट्ठी लिखी। हाँ, नहीं कहा उन्होंने, नाम ही नहीं लिया। इसका मतलब था कि द्वंद्व चल रहा है। अब ऐसी परिस्थिति में संजय सिंह का बाहर आना सारी गणित बिगाड़ेगा दोनों की। और संजय सिंह किस तरफ बैठेंगे ये सोचो, कि इधर जाएंगे कि उधर जाएंगे, और संजय सिंह किस तरफ साथ देंगे और क्या खेल खेलेंगे, ये 1-2 दिन में अभी तय होगा। पर सर, बैरक नंबर 2 में तिहाड़ में तो सदमा हो गया होगा, सन्नाटा पसर गया होगा कि ये क्या हुआ। इसका एक और मतलब समझिए, इसका मतलब ये समझिए कि अरविंद केजरीवाल जब अंदर चले गए होंगे कल, और संजय सिंह तुरंत बाहर आ गए, मतलब अरविंद ईडी के दिमाग में ये भी रहा होगा कि अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह एक साथ नहीं रहने चाहिए। वो अंदर ये बाहर, यही तो टाइमिंग खतरनाक है। तो टाइमिंग की बात ये है ना कि अंदर साथ रहेंगे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह अगर साथ मिलकर बैठेंगे, और वो क्या नाम, विजय नायर, ये सब अंदर बैठकर अपनी मीटिंग करेंगे और इसको एग्जीक्यूट करेंगे सुनीता केजरीवाल। तो क्यों ना संजय सिंह बाहर चले जाएं और संजय सिंह अब सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल अंदर से जो प्लान बनाए उसको भंग करें। राजनीति में ये बात समझनी चाहिए। मैं एक इलस्ट्रेशन देता हूं अक्सर कि राजमहल के अंदर सत्ता परिवर्तन कोई नहीं जान पाता कैसे हुआ, वहां केवल सूचना आती कल से राजा ये है। जैसे अकबर और जहांगीर आमने सामने थे, आगरे के अंदर अकबर बैठा, आगरे के बाहर जहांगीर सेना लिए खड़ा है और कह रहा है कि मैं तुम्हें मार दूंगा और सत्ता में तुम कब तक बैठे रहोगे, बूढ़े हो गए हो।
अकबर अपना एक सेनापति भेजता है, उससे जो उसका गुरु भी है उसको मार देता है। तो अकबर समझ गया कि अब ये पूर्ण रूप से विद्रोह के चक्कर में आएगा। अकबर बीमार पड़ जाता है, तो ये कहता है कि अब हमें जहां पन्ना से मिलना है, मैं बेटा हूं उनका, आखिर बीमार हैं, मुझे मिलना है और मैं उनसे आशीर्वाद लेना चाहता हूं, उनका स्वास्थ्य पूछना चाहता हूं। भाई प्रशासन ने अनुमति दे दी, जो भी उनकी सेवा में रहे। बेटा जब बाहर निकलता तो मुकुट पहन के निकलता है और कहता है उनका इंतकाल हो गया और वो हमारे इंतजार में बैठे थे और उन्होंने हमको राजा घोषित कर दिया। अंदर क्या हुआ किसी को नहीं मालूम, लेकिन वो अपने बेटे को खोजने के लिए भेज देता है और अपने बेटे को पकड़वा के पंजाब से और चौराहे पर उसकी आंख फोड़ के टंगवाता है, क्योंकि अकबर ने इसके बेटे को शाह घोषित कर दिया था, यानी कि उसके बाद राजा घोषित कर दिया था। तो अंदर क्या गणित चली पता नहीं, लेकिन अकबर मर गया, जहांगीर बैठ गया और जहांगीर ने अपने लड़के को ही सूली पे चढ़वा दिया। अब राजा से कौन बोलेगा? तो ये जो अंदर के खेल चल रहे हैं, हालांकि ये ना तो कोई राजे हैं ना कोई महाराजे हैं, और ये तो मेयर भी छोटी बात है। ऐसे समझना चाहिए, दिल्ली 40 बाई 40 किलोमीटर की जमीन है, हम 50-50 मान लें, 60-60 मान लें, तो 3000 साढ़े 3000 स्क्वायर किलोमीटर की, उसमें भी केंद्र सरकार बैठी हुई है नई दिल्ली में, उसमें भी एनडीएमसी बैठी हुई है, उधर न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब जो छोटा क्षेत्र बचा उसमें अरविंद केजरीवाल हैं, क्योंकि नई दिल्ली में तो इनका कोई जुरिडिक्शन लगता ही नहीं, और नई दिल्ली तो दिल्ली में बहुत बड़ा एरिया कवर करती, तो 2-2.5 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन इनके पास रहती है, जिस पर इनका रूल है। उत्तर प्रदेश 2.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर की क्षेत्र है, 2.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में 70 जिले हैं, तो उत्तर प्रदेश का एक जिला दिल्ली से बड़ा है, कोई भी एक जिला दिल्ली से बड़ा है। अब उत्तर प्रदेश में हर जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष होता है या मेयर होता है या चेयरमैन होता है, तो आप जिला पंचायत अध्यक्ष और मेयर 2 वहां बैठते हैं, यहां पर भी मुख्यमंत्री और मेयर 2 बैठे हैं। उत्तर प्रदेश के एक जिले से भी छोटी दिल्ली है, उस दिल्ली में भी डेवलपमेंट का मोस्टली काम, मेट्रो का काम देखेंगे, नेशनल हाईवेज का काम देखेंगे, वो सब केंद्र सरकार के पास है। तो इतने छोटे राज्य का मुख्यमंत्री, अब उसका नाम चूंकि मुख्यमंत्री है इसलिए वो कंफ्यूज कर रहा है। तो ये राजमहल नहीं कहना चाहिए, ये तो मैं कहूं कि जमींदार का एक क्षेत्र है, जो जमींदार का सक्सेशन होना है। लेकिन सक्सेशन तो सक्सेशन है, जमींदार का हो या राजा का हो या सम्राट का हो, सक्सेशन के तो रूल वही हैं और सक्सेशन के तरीके वही हैं और सक्सेशन का आंदोलन वही है। तो इस समय जो चल रहा है वो बेल का खेल, और उस खेल के पीछे अरविंद केजरीवाल फेल करने की है। पर सर, ये जो बातें आज कोर्ट में कही गई, और ये भी कोर्ट ने कहा कि हम मेरिट, इस केस की मेरिट की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, सीधे सीधे सवाल पूछे गए ईडी की तरफ से। लेकिन सर, अब आपको क्या लग रहा है अरविंद केजरीवाल की दिक्कतें कितनी बढ़ गई? क्योंकि आज दिल्ली हाई कोर्ट में ईडी ने भी अपना हलफनामा दायर कर दिया है। वो आपको याद होगा, होली से पहले जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से याचिका दायर की गई थी कि मैं तो निर्दोष हूं, मेरी गिरफ्तारी गलत है, और हलफनामे में साफ कहा गया कि तो मुख्य साजिश करता है, सरगना है, पैसा लिया गया है, सारी सबूत हमारे पास है। तो अब आपको कल क्या लग रहा है, कल क्या हो सकता है दिल्ली हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के मामले में? देखिए, अब जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि नीचे लोअर कोर्ट ने, जो ट्रायल कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट ने इनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया, तो वो जुडिशियल कस्टडी तय होनी है, उसका ही रिव्यू जाना है। बाकी जब सुप्रीम कोर्ट सेम केस में इतनी सारी टिप्पणियां कर चुका है और फाइल उनके पास है, तो हाई कोर्ट क्या करेगा उसमें? जब मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं छोड़ा और ये कह दिया कि आम आदमी पार्टी को पार्टी क्यों नहीं बनाते, तो इशारा तो अरविंद केजरीवाल की तरफ ही था, और अब पार्टी प्रमुख होने के नाते तो फंस ही गए हैं। इसलिए अब उसमें होना वाना कुछ नहीं है, केवल वो खाना पूरी जो एक प्रोसीजरल मैकेनिज्म होती है वो पूरी होगी, बाकी कुछ नहीं होना। बाकी तो जब दिल्ली हाईकोर्ट रिजेक्ट करेगा तो ये भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अगर जाना चाहेंगे तो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो पहले हो आए थे और उसी दिन भाग भी आए। क्योंकि गए थे तो इनको थोड़ी पता था कि जस्टिस खन्ना की अदालत में उनका केस लग जाएगा, तो उसी तरह वापस हो गए थे। ये तो आपको भी पता होगा कि पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री, इसको ये नहीं पता क्या कि जिसकी अदालत में केस लगता है सारे अभियुक्तों का उसी की अदालत में लगता है, और जो बेल सुनता है जज वो सबकी बेल वही सुनेगा, नहीं तो 2 अलग अलग बेंचें अलग अलग ऑर्डर कर देती, कंफ्लिक्ट हो जाता है बेंचों में। तो जिस समय ये मेंशन करने गए थे तो इनको क्या लगा था चीफ जस्टिस कर देगा सीधा,
क्या पता ये गलतफहमी पाली हो। हाँ, ये इसी एक ही गलतफहमी हो सकती है। चीफ जस्टिस सीधा कर देगा तो हम करवा लेंगे, चीफ जस्टिस सीधा कर देगा आज, तो आपको मालूम है कि जिस अदालत में लगा है वो कौन है? वो नेक्स्ट चीफ जस्टिस है। वो अगला चीफ जस्टिस है, केवल 4-6 महीने, 3-4 महीने रह गए। 3-4 महीने में कुछ बहुत बनता बिगड़ता नहीं है, इसलिए चीफ जस्टिस को नहीं मालूम कि अगर मैंने कर दिया तो अगला चीफ जस्टिस वही है, और उसी की अदालत में केस, और वो 3 जजों की बेंच बैठी हुई, नई बेंच कैसे बैठा देंगे? 3 जजों की बेंच सुन रही हो, ऐसा तो नहीं ना वो डबल बेंच सुन रही हो, ट्रिपल सुन रही हो, फुल बेंच कहा जाता है। 3 जजों की बेंच का मतलब उसको फुल बेंच कहा जाता है न्याय की दृष्टि से। तो फुल बेंच बैठी हुई, फुल बेंच को कैसे चीफ जस्टिस बाईपास कर देगा? लेकिन गलतफहमियां तो गलतफहमियां हैं, किसी को भी हो सकती है। उस गलतफहमी में चले गए थे तो उन्होंने कहा उनके पास जाओ, उनके पास का उनका नाम सुन के ही वापस आ गए। और मजे की बात है, उसी जज ने बेल करी आज। हाँ, क्योंकि उसी जस्टिस संजीव खन्ना की अदालत में ही तो आपको याद होगा कि सिसोदिया का मामला चल रहा था, रिजेक्शन भी वहीं से हुआ था, फिर आज उन्होंने संजय को भी दे दी जमानत। तो हो सकता है इनको लगे कि अब अगली बार हम भी चले जाएं। भाई जब फाइल उनके पास है, तो कोई भी इस केस से रिलेटेड कोई भी अभियुक्त उनके पास ही खड़ा होगा जाके। वो केवल एक स्थिति में हो सकता है कि उस दिन, जिस दिन बेल इनकी लगी उस दिन वो छुट्टी पर हो। तो जनरली क्या होता है कि छुट्टी पर जब कोई जज होता है तो केस किसी दूसरी अदालत में लगाया जाता है, वो उसको पास ओवर देता है, वो उसको सुनता नहीं है। ये जनरल प्रैक्टिस में है, जब तक कोई बड़ा भूचाल ना आ जाए, कोई बड़ा मतलब आतंकवादी हमला ना हो जाए या होने जा रहा है, तो फिर कोर्ट कहता है कि नहीं वो नहीं है, तो एक काम करो तुम सुन लो, या चीफ जस्टिस कहता है कि भाई मैं इसको अपॉइंट कर देता हूं, ये सुन लेगा क्योंकि ये अपरिहार्य है, इसको लिस्पेंडेंस नहीं रखा जा सकता। इनको क्या लिस्पेंडेंस रहना है? अपनी जेल है। सौरभ भारद्वाज कहता है वो तो सुकून से हैं, बहुत खुश है वहां। सौरभ भारद्वाज का तो सर वो बाइट कितना वायरल हुआ था कि जेल जाने के लिए कौन कौन तैयार है, हाथ खड़े करो, जेल अपनी सरकार की जेल है, बड़े मजे हैं, मेरी रोज लोगों से बात होती है। तो आजकल भी बात हो ही रही होगी, मजे में होंगे केजरीवाल। लेकिन आपने आज सौरभ भारद्वाज का चेहरा नहीं देखा, फाकते उड़े हुए थे। वो तो कल ही उड़ गए थे सर। हाँ। जब अदालत में नाम आ गया था सामने, तो तब तो बोलती बंद हो गई थी आतिशी की। आज बड़ी शेर बन के बोल रही थी कि फलाना दुर्गेश पाठक का नाम जोड़ दिया, राघव चड्ढा को भी ले लिया साथ में। वो तो इसलिए ना, क्योंकि आतिशी को, सौरभ भारद्वाज को ये मालूम है, क्योंकि मनीष सिसोदिया भी यही नाम ले रहा था, और इनको ये मालूम है कि ईडी ये कह रही कि गुमराह करने के लिए इनका नाम लिया जा रहा है, तो ये बच जाएंगे। तो अब वो अपने ऊपर वो आवरण ओढ़कर उनको फंसा रही है, राघव चड्ढा को और उनको, क्योंकि अभी बाहर लोगों में राघव चड्ढा ही खेल सकता है। हाँ। बाहर दुर्गेश पाठक खेल सकता है, राघव चड्ढा खेल सकता है, स्वाति मालीवाल खेल सकती है, ये 2-3 खिलाड़ी भी हैं जो बाहर खेल सकते हैं। तो उसने सोचा इनको निपटा दो, लेकिन उसको ये नहीं मालूम था जब तक वो उनको निपटाएगी तब तक संजय सिंह बाहर आ जाएगा शाम को। डेले पे डेला। तो अब संजय सिंह बाहर आ गया। अच्छा, अब ये सबको निपटा सकती, संजय सिंह को निपटाना आतिशी के लिए बहुत खतरनाक बात हो जाएगी। इसलिए ये जो बेल का खेल है ना, ये तो भाई बड़ा दिलचस्प हो गया है। ये तो शतरंज के मोहरों की तरह हो गया कि एक। बिल्कुल सर। और एक चीज और सर कि जैसे हो सकता है इनको ये गलतफहमी हो रही हो कि जैसे आज तो सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह को मिल गई, कल केजरीवाल के मामले की सुनवाई है, देखिए दिल्ली हाई कोर्ट से उनको भी जमानत मिल जाएगी, बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन वो फर्क नहीं समझ पा रहे हैं कि उस पे क्या आरोप है और संजय सिंह पे क्या आरोप थे, दोनों में कितना फर्क है। मैंने इसलिए तो बताया भाई, जब मनीष सिसोदिया का इलस्ट्रेशन लेना चाहिए। वो मनीष सिसोदिया डिप्टी था, ये सुपर है, कैसे छोड़ देंगे? इसलिए अब इनका जो कुछ होना था वो हो गया। अब तो संजय सिंह के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो तसल्ली से पहले टुक टुक करेंगे या आते ही बैटिंग करने लगेंगे। तो क्या होंगे? पहले बाहर निकल कर आएंगे, पिच समझेंगे कि कितनी पिच स्ट्रांग है, कैसे खेलना चाहिए, तो 10-5 ओवर खेलेंगे, या फिर आते ही हौंकना शुरू कर देंगे, ये देखना है बस। और सर अब देख, और परिस्थिति ऐसी है कि सुनीता केजरीवाल बिल्कुल मुंह धोकर तैयार हैं। हाँ। उनके यहाँ तो आज विधायक जा रहे थे मुलाकात करने के लिए, घर के बाहर जमावड़ा लगा हुआ था। हाँ, तो वो सुनीता केजरीवाल जो है वो मुंह धोकर तैयार बैठी हैं, और वो केवल फिजा बना रही हैं कि हमको लोग चिल्लाकर कहें और वो बाद में कहें कि जी हम तो बनना नहीं चाहते थे, हमें तो इन लोगों ने जी बना दिया, जबरदस्ती जी बिठा दिया गया। तो वो केवल इस इंतजार में है। तो अगर सुनीता केजरीवाल तत्काल बैठने जा रही हैं और सही बात है कि संजय सिंह को खेलना है, तो संजय सिंह को तुरंत खेलना पड़ेगा। अगर इंतजार किया तो काम खत्म हो जाएगा। हाँ, तो आते वो टुक टुक नहीं कर पाएंगे फिर। हाँ, तो या तो आते ही खेल लें, और नहीं खेला तो सुनीता केजरीवाल चढ़ रही हैं ताज पर, और जैसे ही वो ताज पर बैठेंगी तो वो बनेंगी जहांगीर,
और जहांगीर बनेंगी तो अपने ही लड़के को कहीं ना कहीं टंगवा भी सकती हैं। सर और इस खेल में मैं ये सोच के हैरान हो रही हूँ कि केजरीवाल के दिल की हालत क्या हो रही होगी इस वक्त तिहाड़ जेल में, क्योंकि वो तो बहुत शातिर तरीके से खेल रहे थे, पत्नी को बिल्कुल सामने कर दिया था। उनका तो रोना ही शीश महल है सर, कि शीश महल नहीं जाना चाहिए, बाकी कुछ भी चला जाए। लेकिन अब संजय सिंह के बाहर आने के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है उनके मंसूबों पर झाड़ू फिर गया। नहीं, अब देखिए कि 2-3 दिन का टाइम है कि भाई उसमें कौन अच्छा खेल पाता है और कितनी जल्दी खेल पाता है। वो 2-3 दिन लगेंगे, भी 2-3 दिन में स्थिति क्लियर होगी कि संजय सिंह अपने मोहरे खोलेंगे या ऐਵੇਂ ही चुप बैठ जाएंगे। क्योंकि देखिए जो बैठ जाएगा इनमें से वो फिर बाकी को निपटाएगा, क्योंकि गुरु इनका सबका केजरीवाल है जो निपटाने का स्पेशलिस्ट है। वो तो बहुत बड़े बड़ों को निपटाता आ रहा है सर, पिछले 10 साल में याद की करो उसको निपटा दिया। तो ये बात ध्यान रखिए कि गुरु गुड़ रह जाता है, चेला शक्कर हो जाता है। तो अब देखते हैं कि ये जो चेला बाहर आया है ये शक्कर कब बनता है और कब निपटाने की स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ता है। सर आपने समय निकाला इस विषय पर चर्चा करने के लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी दोस्त लोग इस वक्त देख रहे हैं उनका यही नया चैनल है, कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा पिछला वाला चैनल तो चला गया है, वो कहीं नहीं है यूट्यूब को। सब्सक्राइब करें, आपके समर्थन और सहयोग की दरकार है। सर समय निकाला, बात की बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम और जय श्री राम। तो दोस्तों आपने संजय सिंह की ये वीडियो देखी। मैं इनकी डीके दुबे जी की कुछ बातों से सहमत हूँ, और इसमें अंजू पंकज जी ने तो अपने विचार डाले नहीं है, अपने विचार कम डालती हैं ये, और ये दूसरे के विचार लेके उस पर हाँ हाँ ना ना करती हैं। बाकी कहीं इन्हें ऑब्जेक्शन होता है तो इनकी मेमोरी बहुत शार्प है। आपने बीच में 1-2 बार गौर किया होगा, विजय नायर का नाम गलत दिया तो वो इन्होंने सही किया, समीर महेंद्रू का नाम याद नहीं आ रहा था वो इन्होंने याद दिलाया। सारा कुछ ये याद दिलाती हैं। उनकी मेमोरी बहुत शार्प है, बिल्कुल फ़ोटो मेमोरी है, और बहुत ही मादक अदाएँ हैं। इनके नैन नक्श बहुत तीखे हैं, शक्ल तो माशाल्लाह है ही बहुत खूबसूरत। और बाकी ये यूट्यूब की दुनिया की माधुरी दीक्षित का इनको मैं दर्जा देता हूँ दोस्तों। इनका मैं बहुत तगड़ा फ़ैन हूँ। 2nd नंबर पे आता है चैनल द मनीष ठाकुर शो के बाद, और इन पे वीडियो इनकी आजकल कम इसलिए आ रही हैं क्योंकि इनका चैनल बैन हो गया यूट्यूब की दुनिया में, कहीं पे सर्चेबल नहीं है, मैंने चेक कर लिया है। बाकी जगह जगह जाकर ये बना रही हैं। इन्होंने एक वीडियो डीके दुबे के साथ बनाया है, एक वीडियो उन्होंने बनाया सुमित जैन के साथ, वो जो चाइनीज़ है वो भी इनसे मज़े लेता है। वैसे भाई बहन का रिश्ता बना रखा है, लेकिन इस तरह के लोग किस तरह के भाई बहन होते हैं मैं जानता हूँ। लेकिन इनकी अपनी गलती नहीं है दोस्तों, हिमाचल की पहाड़ी क्षेत्र की हैं, सीधी साधी हैं, इनको पता नहीं होता कौन लाइन मार रहा है कौन नहीं मार रहा है। लेकिन कुल मिलाकर ये अपने आप में एक संपूर्ण नारी हैं, बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व के मालिक है। इनका गर्दन हिलाना, दाएं बाएं ऊपर नीचे करना बहुत ही बेहतरीन लगता है, और इनकी आंखें गोल होती हैं, वे आश्चर्य व्यक्त करती हैं, पूरा फेस एक्सप्रेशन देती हैं। मैं इनको इस मामले में अव्वल मानता हूँ, इनके मुकाबले का कोई नहीं है लेडीज़ में ख़ास तौर पर। बाकी दोस्तों इसी के साथ मैं चैनल के इस वाले प्रस्तुतिकरण की समाप्ति करता हूँ, इतिश्री करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लॉन्ग वीडियो। थैंक यू।